यस्या प्रथमे पादे, जिसके पहले पाद में, यस्या पादे जिसके जो 4 पाद है उन चारों पादों में से प्रथमे यानी जो प्रथम पाद है, जो प्रथम चरण है, उसमें द्वादश मात्राः 12 मात्राएं होनी चाहिए। तथा उसी प्रकार से तृतीय अपि, तीसरे में भी क्या कह रहा है कि पहले पाद में 12 मात्राएं होनी चाहिए और पहले पाद की तरह ही तृतीय अपि, तथा तृतीय अपि पहले पाद की तरह ही तृतीय अपि तीसरे पाद में भी 12 मात्राएं होनी चाहिए। फिर आगे कहते हैं अष्टादश द्वितीय, लेकिन जो दूसरा पाद है, जो दूसरा चरण है, उसमें कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 18 मात्राएं होनी चाहिए। चतुर्थ के पंचदश, और जो चौथा पाद है उसमें कितनी मात्राएं होनी चाहिए? पंचदश, 15 मात्राएं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वह छंद कौन सा होगा? आर्या छंद होगा। सबसे पहले जो इसकी शर्तें हैं वो हम इधर एक साइड लिख लेते हैं। क्या कह रहा है ये कि प्रथम पाद में जो पहला पाद है उसमें कितनी मात्राएं होनी चाहिए? द्वादश, 12 मात्राएं। फिर कह रहा है कि तथा तृतीय अपि, तथा का मतलब उसी तरीके से जैसे पहले में है उसी हिसाब से तीसरे पाद में भी कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 12। फिर कहता है लेकिन द्वितीय जो दूसरा पाद है उसमें अष्टादश, जो दूसरा पाद है उसमें 18 मात्राएं होनी चाहिए। और जो चौथा पाद है उसमें कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 15 मात्राएं होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं तो वह छंद कौन सा छंद कहलाएगा? आर्या छंद कहलाएगा। अब मात्राओं की गणना कैसे करेंगे? तो जैसे हम वर्णिक छंदों में लघु और गुरु की व्यवस्था करके देखते थे, वैसे यहाँ पर भी लघु और गुरु की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, लघु और गुरु की, लघु का निशान ये होता है और गुरु का निशान ये होता है। लघु और गुरु के नियम यथावत रहेंगे। जैसे वर्णिक छंदों में लघु और गुरु के नियम थे कि अनुस्वार युक्त वर्ण गुरु हो जाएगा, ह्रस्व स्वर वाला लघु रहेगा, अगर विसर्ग आ गया तो भी गुरु हो जाएगा। जो हमारे वर्णिक छंदों में नियम थे लघु और गुरु व्यवस्था के, सेम वही नियम रहेंगे। लेकिन हम यहाँ पर लघु और गुरु की व्यवस्था रखने के बाद चूंकि मात्राओं को गिनेंगे तो लघु का मतलब जो ये एक है, इसका मतलब तो ये कितनी मात्राएं माना जाएगा? अगर किसी के ऊपर एक ये लघु लगा हुआ है तो उसकी मात्रा कितनी मानी जाएगी? 1। और जहां पर गुरु का निशान लगा हुआ है उसकी मात्राएं कितनी मानी जाएगी? 2। ठीक है, तो अब हम करके देखते हैं। करने के बाद और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमें ध्यान में रखनी है और हमें क्या करना है? सिर्फ लघु और गुरु व्यवस्था यहाँ पे स्थापित करनी है। लघु और गुरु व्यवस्था के नियम वही रहेंगे जो वर्णिक छंदों में थे। व्यवस्था करने के बाद जो मैंने कहा ना कि लघु को 1 काउंट किया जाएगा और गुरु को 2 के रूप में काउंट किया जाएगा, तो वो हम बाद में काउंट करके देखेंगे। सबसे पहले हम व्यवस्था करते हैं। क्या? यहाँ पर देखिए प में लघु आना चाहिए, ठीक है, लेकिन नहीं आएगा। वही वर्णिक छंद वाला नियम लगेगा गुरु का। आगे थ और यह आपस में जुड़ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। फिर देखिए या में आ की मात्रा है तो गुरु, सी में आ की मात्रा है तो गुरु। फिर यहाँ पर देखिए इस वर्ग को इधर काउंट कर लिया, आधा काउंट, आधा अक्षर काउंट नहीं होगा। यानी जो व्यंजन है अगर वो स्वर रहित है तो काउंट नहीं होता है, वो पहले में काउंट हो जाता है। अब देखिए या में आ की मात्रा है गुरु, या में आ की मात्रा है गुरु और मी में भी आ की मात्रा है गुरु। अब देखिए हमने क्या कहा था कि सिर्फ हमें लघु और गुरु व्यवस्था करनी है, उसके बाद हम इसमें गण नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि मात्रिक छंद है, इसमें हमें मात्राओं की गणना करनी है। तो
गो में गुरु, न में लघु, रो में गुरु, गी में गुरु, बड़ी ई की मात्रा है ना, ये आधा सभी यहाँ पर काउंट हो जाएगा और यहाँ में गुरु। अब यहाँ पर ये स्यात में जो त है ये आधा है तो ये इसी में काउंट हो जाएगा। अब हम इसको काउंट करके देखते हैं। एस का मतलब गुरु तो 2 + 1, ठीक है, +1 +2 +2 +1 +2 +1 +2 +2 यही है ना। मैं इसके ऊपर 2 1 2 1 लगा दिया। अब देखिए 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 9 और 2 11 1 12 और 12 और 2 14 2 16 और 2 18, यानी कि दूसरे में कितनी मात्राएं हो गई हमारे पास 18। पहले में कितनी हो गई थी 12। अब क्या कह रहा है कि तीसरे में भी कितनी होनी चाहिए 12 होनी चाहिए। तो करके देख लेते हैं। य में लघु, ती में लघु, म में लघु, न में लघु, सा में गुरु। आगे मात्रा है वही गुरु वाला नियम चलेगा। लघु लघु गुरु गुरु। ऊपर करके देख लेते हैं। a + a + a + a + 2, गुरु का मतलब 2, लघु का मतलब 1, + a + a + 2 + 2। तो अब इनको काउंट कर लीजिए। 2 3 4 4 और 2 6 6 7 8 8 और 2 10 और 2 12, यानी टोटल कितनी मात्राएं हुई हमारे पास 12 मात्राएं हो गई। अब देखिए इसमें चौथे में क्या बोला कि 15 मात्राएं होनी चाहिए। तो करके देख लेते हैं 15 मात्राएं। यहाँ पे देखिए ध्रुव में आधा द और पूरा र है, र में उ की मात्रा है, ठीक है। तो ये द चूंकि आधा है तो इधर काउंट हो जाएगा, मतलब इसका कोई महत्व नहीं है। आगे चलते हैं। रू में लघु आना चाहिए, ठीक है। लेकिन आगे देखिए जो ये है ना ध्रुयति, ये जो आगे ह है ये ह आधा है जबकि यह पूरा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा गुरु। फिर ये य लघु, ये ती लघु, नी क्या होगा नी रस्व इकार है, छोटी ई है, इसलिए लघु होना चाहिए। लेकिन देखिए आगे त और ये जुड़ा हुआ है इसलिए गुरु। फिर यम के ऊपर अनुस्वार है और अनुस्वार वर्ण क्या होता है हमने पढ़ा है, क्या होता है गुरु होता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा गुरु। न लघु, गु में बड़े उ की मात्रा है इसलिए गुरु। फिर त में एक ही मात्रा है और भ भी इसमें काउंट हो जाएगा गुरु। और यह के आगे विसर्ग और विसर्ग युक्त वर्ण भी क्या होता है गुरु होता है, इसलिए भी
श्लोक आ जाता है शार्दुल क्रीडितम का, आप इस लय से याद कीजिए, आपको बहुत ही जल्दी वो याद हो जाएगा। अब देखते हैं वसंत तिलका छंद। वसंत तिलका छंद का लक्षण हमने पढ़ा था, उत्ता वसंत तिलका तबझा जगोगर। अब इसका जो लय है वो देख लेते हैं। पापान् निवारयति योजयति हिताय, भूयं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति, आपद्गतं जनजहाति ददाति काले, सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। इसके बाद हम देखते हैं उपजाति की। तो उपजाति का लक्षण हमें पता था ही कि अनंत रोधी रीत लक्षण भाजो पादो यदि या उपजाति साइथम किलान्या सविमिश्रितासु वदन्ति जाति श्वेदमेव नामन। इसके जो लक्षण हैं उसको भी हम लय में बोल सकते हैं। अनंत रोधी रीत लक्षण भाजो पादो यदि या इत्थं किलान्यास्वविमिश्रितासु वदन्ति जातिष्विदमेव नाम। तो ये क्या हो जाता है,
मालिनी छंद की लय होगी ननमययुतेयं मालिनी भोगी लोकै। इसी तरीके से आप दूसरे पाद में भी ले सकते हैं ननमययुतेयं मालिनी भोगी लोकै। तीसरे में थोड़ा सा ननमययुतेयं मालिनी भोगी लोकै ननमययुतेयं मालिनी भोगी लोकै। फिर आ जाता है हमारा षड्दरा छंद। षड्दरा छंद जो कि 21 वर्णों का छंद था और बहुत बड़ा था, तो उसके भी लक्षण से ही हम देख लेते हैं। ब्रह्मैर्याणान्त्रयेण त्रिमुनियतियुता षड्दरा कीर्तितेयम्। इस तरीके से आप दूसरे पाद में भी इसको लय को रिपीट कर सकते हैं ब्रह्मैर्याणान्त्रयेण त्रिमुनियतियुता षड्दरा कीर्तितेयम्। इसके बाद थे हमारे पास इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा। तो इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के लिए जो उपजाति की लय है वही उपजाति हम इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के लिए भी बोल सकते हैं, जो उपजाति की लय है वही। इसके अलावा हमारे पास जैसे शिखरिणी छंद है रसैरुद्रैश्चिन्ना यमनसबलाग शिखरिणी रसैरुद्रैश्चिन्ना यमनसबलाग शिखरिणी। तीसरे में थोड़ा अप करेंगे रसैरुद्रैश्चिन्ना यमनसबलाग शिखरिणी रसैरुद्रैश्चिन्ना यमनसबलाग शिखरिणी। ऐसे जैसे अब वंशज आ जाता है, तो वंशज का जो लक्षण है उसी से मैं उसकी लय बोल रही हूँ। जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जतौ तु वंशस्तमुदीरितं ये वंशज छंद की लय है जो हम चारों पादों में बोल सकते हैं। फिर आ जाता है द्रुत विलंबितम छंद। द्रुत विलंबित माहनभो भरो द्रुत विलंबित माहनभो भरो द्रुत विलंबित माहनभो भरो द्रुत विलंबित माहनभो भरो। तीसरे में थोड़ा सा हमें अप कर लेना है। तो इस तरीके से इन छंदों की मैंने लय बता दी है। आप इन लय का अनुसरण करते हुए इनको याद करके आप जो भी आपके सामने श्लोक आ जाए इन छंद से संबंधित, तो उन श्लोकों को आप ये जो मैंने छंद की लय बताई है इनके अकॉर्डिंग इनको अनुसरण करते हुए याद कीजिएगा। आपको बहुत ही आसानी होगी, बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। तब तक धन्यवाद।